नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्धता एवं तथ्यपरक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तक लाना है, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। आप सभी भली भांति जानते हैं कि NCERT ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए निर्विवादित रूप से अंतिम स्रोत माना जाता है। इसलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक NCERT पर आधारित अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 भूगोल विषय की चैप्टर नंबर 4 मानचित्र से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न, कंपास या दिक्सूचक की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? ए उत्तर दक्षिण, बी दक्षिण, सी पूर्व पश्चिम, डी पश्चिम। इसका सही उत्तर है ए उत्तर दक्षिण। कंपास या दिक्सूचक से हमें मुख्यतः उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। पुराने समय में जो नाविक चलते थे वो दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने साथ दिक्सूचक या कंपास यंत्र लेकर चला करते थे, जिनसे उन्हें उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता था। इससे वे आसानी से अन्य दिशाओं का ज्ञान भी कर लेते थे। अगला प्रश्न, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है? ए प्रतीक दिखाने के लिए, बी मुख्य दिशा खोजने के लिए, सी दूरी मापने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मुख्य दिशा को खोजने के लिए। जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं वो 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगला प्रश्न, किसी स्थान की दिशा का ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ए सोनोमीटर, बी दिक्सूचक, सी गलवानोमीटर, डी अल्टीमीटर। इसका सही जवाब है बी दिक्सूचक या कंपास। सोनोमीटर एक अनुप्रस्थ कंपन को नापने के लिए फिजिक्स में काम आता है, जबकि गलवानोमीटर धारा को मापने में यूज किया जाता है। इसी प्रकार अल्टीमीटर से हम समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं। अगला प्रश्न, पैमाना स्केल आवश्यक है? ए मानचित्र के लिए, बी एक स्केच के लिए, सी प्रतीकों के लिए उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए मानचित्र के लिए। मानचित्र के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना इन 3 चीज़ों को किसी भी चीज़ को हम मानचित्र नहीं कह सकते। पहला दूरी या डिस्टेंस, दूसरा दिशा या डायरेक्शन, और तीसरा है प्रतीक या सिंबल। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं? ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी उपयुक्त सभी। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा बी थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिसके आधार पर हम कुछ विशेष चीज़ों को के वितरण को दिखाते हैं, जैसे वृक्ष, वर्षा, वन, उद्योग आदि को। जबकि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रिलीफ यानी पर्वत, पठार, मैदान और इत्यादि क्षेत्रों को दिखाते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियां आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं? ए भौतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी थीमेटिक मानचित्र, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए भौतिक मानचित्र। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक विषय पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाले, झरने आदि को दिखाया जाता है, जबकि राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत विभिन्न देशों या राज्यों की सीमाओं का वर्णन होता है। और थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों को, जैसे अगर हमें दिखाना है कि पूरे भारत में वर्षा के क्षेत्र कौन है, वन के क्षेत्र कौन है, सड़क या रेल की स्थिति क्या है, तो इसके तहत हम थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न, शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? ए भौतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी थीमेटिक मानचित्र, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी
राजनीतिक मानचित्र। अगला प्रश्न, मानचित्र के घटक हैं ए दूरी डिस्टेंस, बी दिशा डायरेक्शन, सी प्रतीक सिंबल, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इस तरह के प्रश्न सीटेट वगैरह में पूछे गए हैं कई बार। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देते हैं और चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? ए छोटे पैमाने का नक्शा, बी बड़े पैमाने पर नक्शा, सी दोनों बराबर हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए छोटे पैमाने का नक्शा। छोटे पैमाने का नक्शा हमें बड़े पैमाने के नक्शा के बनस्पति ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मानचित्रों में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? ए पानी, बी पहाड़, सी मैदान, डी पठार। मित्रों, मानचित्रों में आप देखे होंगे या एटलस में आपने देखा होगा कि विभिन्न पेजों पर अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई देते हैं या रंग दिखाई देते हैं। तो आपने ऐसा कभी सोचा है कि क्यों होता है? यह मानचित्रों पर पूरे विश्व में एक आम सहमति है कि किस चीज़ को दर्शाने के लिए किस कलर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमें अगर पानी दिखाना है तो हम किस चीज़ से दिखाएंगे, अगर मैदान दिखाना है, पहाड़ दिखाना है, पठार दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे। इसीलिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इस प्रश्न की तरफ देखते हैं कि हरे रंग का प्रयोग किस लिए होता है। तो हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि पानी, पहाड़, पठार आदि के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो हम अभी आगे बताएंगे। अगला प्रश्न, इस्तेमाल किए गए कुछ रंगों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? जल निकाय नीला रंग, पहाड़ भूरा रंग, पठार पीला रंग, डी उपयुक्त सभी। अर्थात इसमें से कौन से सही मैच हैं? मित्रों, इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी सही मैच हैं। अर्थात कहीं भी अगर हम दिखाया जाएगा, किसी भी मैप में नीले रंग अगर दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो कोई जल बॉडी है, या समुद्र है, या नदी है, या झरना है। इन सबको नीले रंग से दिखाया जाता है। जबकि कहीं पहाड़ हम भूरे रंग का प्रयोग करते हैं, जबकि पठारों के लिए हम पीला रंग का प्रयोग करते हैं। और हरा रंग आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हरा रंग का प्रयोग मैदान को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? ए जलाशय, बी पर्वत, सी मैदान, डी उपयुक्त सभी। तो बहुत ही आसान है, नीले रंग का इस्तेमाल हम वाटर बॉडीज या जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।